डोनेस्क में यूक्रेन का काउंटर अटैक, पोक्रोवस्क में माइंस से विस्फोट से रूसी सेना का ठिकाना जला। Пельская шахта। यूक्रेन विध्वंस के बाद पुतिन रुकने वाले नहीं, बल्कि उन्होंने यूरोप में तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। नेटो को अंदेशा है कि यूक्रेन के बाद रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। बाल्टिक देश नेटो के सदस्य हैं, ऐसे में उन्हें बचाने के लिए नेटो ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। अब काला सागर से लेकर बाल्टिक तक एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है, जिससे रूस को रोका जा सके। इस बीच ब्रिटेन और यूक्रेन ने मिलकर अज़ोव सागर में तैनाती का प्लान तैयार किया है, जिससे पुतिन का पारा चढ़ गया है। हालात काफी खौफनाक होते जा रहे हैं, जो यूरोप में महायुद्ध का संकेत है। यूरोप में महायुद्ध का खतरा और बढ़ गया है। अब नेटो रूस सीधे टकरा सकते हैं। यानी यूक्रेन से शुरू हुई युद्ध की ज्वाला अब पूरे यूरोप में फैल सकती है। खासतौर से इस बार 3 समंदर में नेटो रूस के भिड़ने के आसार हैं। काला सागर में पहले से ही रूस का दबदबा है, जहां नेटो यूक्रेन को आगे करके रूस पर हमले कर रहा है। ये हमले क्रीमिया तक किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे मोर्चे पर बाल्टिक सागर में बारूदी तूफान कभी भी आ सकता है, क्योंकि रूस ने बाल्टिक सागर में घेराबंदी कर ली है। अब वो नेटो शिप पर हमले की तैयारी में है, जबकि तीसरा मोर्चा अज़ोव सागर में खुल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन और यूक्रेन ने अज़ोव सागर को लेकर दावा ठोका है, जिससे रूस भड़क गया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि रूस ने धमकी दी है। रूस हर परिस्थिति में अज़ोव पर दावा करने वाले हर प्रयास को दबाने की ताकत रखता है। ब्रिटेन और यूक्रेन का दावा सिर्फ एक पीआर स्टंट है। अज़ोव सागर में रूस के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। यानी अज़ोव सागर में किसी का भी दखल रूस को मंजूर नहीं है। अब समझिए रूस क्यों भड़का। दरअसल यूक्रेन और ब्रिटेन ने 100 वर्षीय साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बाल्टिक, काला सागर और अज़ोव सागर में समुद्री सहयोग बढ़ाया जाएगा। यानी रूस को बैकफुट पर लाने के लिए नेटो तीनों सागर में सेना तैनात करना चाहता है। इसके लिए वो यूक्रेन को आगे कर रहा है। ये समझौता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कीव दौरे के दौरान हुआ, जिसमें समंदर में सैन्य सहयोग मजबूत करने के लिए करार हुआ। इसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन को मदद पहुंचाकर ब्रिटेन अज़ोव से लेकर बाल्टिक तक अपने सैनिक तैनात करना चाहता है। इस समझौते पर ब्रिटेन की तरफ से कहा गया था, यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की प्रतिबद्धता पर हम कायम हैं। इस साझेदारी को अब बाल्टिक सागर, काला सागर और अज़ोव सागर तक बढ़ाया जा रहा है। अगर रूस के साथ युद्ध विराम के लिए बातचीत आगे बढ़ती है, तो वो यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी के साथ समर्थन देंगे। अगर युद्ध विराम नहीं होता, तब भी। इसका सीधा मतलब है नेटो बहुत जल्द रूस को काउंटर करने के लिए तीनों सागर में अपनी सेना भेजने वाला है। इस बीच ब्रिटेन यूक्रेन में 10,000 सैनिक भेजने वाला है, जबकि जर्मनी पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर सेना भेजने की तैयारी कर चुका है। दोनों देशों के सैनिकों को स्पेशल ऑपरेशन पर लगाया जाएगा, जिसके लिए नेटो के कमांडर्स ट्रेनिंग देने के लिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं।
उधर रूस ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बेलारूस पर पहले ही न्यूक्लियर हथियार तैनात है। जबकि कैलिनिनग्राद उसका एटमी बेस है। अब रूस क्रीमिया में एटमी हथियार तैनात करके काला सागर और अजोव सागर में नेटो के मंसूबे को रौंदने के लिए नया ब्लूप्रिंट बना रहा है। और क्रेमलिन ने यूक्रेन की तबाही का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें वो सबसे पहले यूक्रेन को पहुंच रहे हथियारों का रूट ब्लॉक करेगा, जिससे यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो जाएगी। इस वक्त पोलैंड से यूक्रेन हथियार पहुंचने का सबसे बड़ा रूट है, जहां से रेल के जरिए हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही है। नेटो देश पोलैंड के जरिए ही अपने हथियार यूक्रेन को भेज रहे हैं। रूस की प्लानिंग है कि रेल रूट को उड़ा दिया जाए, जबकि इससे पहले हथियारों की खेप को भी तबाह कर दिया जाए। रूस अपने फाइटर जेट से बमबारी करके टैंक और दूसरे हथियार ले जा रहे रेल को तबाह करके नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर चुका है। नेटो लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा रूस को घेरने के लिए उसने कई देशों में मिलिट्री बेस एक्टिव कर दिए हैं। क्योंकि अजोव में ब्रिटेन यूक्रेन के बीच हुए करार से रूस की बौखलाहट बढ़ी है, जिससे वो कभी भी हमला कर सकता है। आखिर अजोव सागर रूस के लिए अहम क्यों है? दरअसल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद से रूस अजोव सागर को अपना समुद्री क्षेत्र मानता है। अजोव सागर कर्च स्ट्रेट के जरिए काला सागर से जुड़ता है। इसके अलावा अजोव सागर पूर्व में रूस के क्रीमिया से जुड़ता है, जबकि उत्तर और पश्चिम में यूक्रेन के खेरसोन, ज़ेपोरिजिया और डोनेत्स्क से जुड़ता है। ऐसे में इस इलाके में अगर यूक्रेन नेटो सेना को एंट्री देता है तो ये सीधे तौर पर रूस के लिए चैलेंज होगा, जिससे रूस का एक बड़ा इलाका टारगेट पर आ जाएगा। इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस लगातार काला सागर में हमले के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिससे काला सागर से अजोव सागर तक रूस की घेराबंदी की जा सके। इसी तरह बाल्टिक सागर में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में मिलिट्री बेस एक्टिव करके रूस को चैलेंज किया जा रहा है, जबकि आर्कटिक में नेटो ने अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। पिछले कुछ वक्त में नेटो सिर्फ यूक्रेन की मदद ही नहीं कर रहा, बल्कि रूस को समंदर में घेरने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रहा है। इसके लिए उसके उठाए स्टेप समझिए। यूक्रेनी इंटेलिजेंस को CIA ट्रेनिंग दे रही है। नेटो कमांडर्स यूक्रेन पहुंचकर ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल की खेप दी जाएगी। एयर डिफेंस सिस्टम भी ज्यादा सप्लाई किए जाएंगे। नेटो यूक्रेन में ड्रोन का प्रोडक्शन करेगा। इसके अलावा रूस के एटमी बेस के पास नेटो के वॉरशिप और न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की जा सकती है, जिससे रूस के हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। यानी यूरोप में हालात महायुद्ध के होते जा रहे हैं। इसी का अंदेशा अमेरिकी सेना में कमांडर रहे बेन होजेस ने जताया है। उनके मुताबिक ट्रंप को सत्ता संभालने के बाद युद्ध विराम से जुड़े किसी समझौते से बचना चाहिए, क्योंकि पुतिन कभी भी पलट सकते हैं। वो कभी भी अपनी सेना यूक्रेन से नहीं हटाने वाले, बल्कि वो 2 साल बाद और अधिक मजबूत होकर यूक्रेन पर फिर आक्रमण कर सकते हैं। खतरा इस हद तक है कि रूस लगातार अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है, क्योंकि पुतिन का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि यूरोप के कई और भी देश हैं, जिसमें बाल्टिक देश सबसे बड़े टारगेट हैं। इसलिए रूस बेलारूस और बाल्टिक सागर में अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है।
नेटो देशों में प्रॉक्सी हमले करके उन्हें उलझाना चाहता है, जिससे अमेरिका युद्ध विराम के मसौदे में उलझा रहे और पुतिन यूरोप में तबाही का अगला दरवाजा खोल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन से पुतिन के प्रतिशोध का सिलसिला जारी है। यूक्रेन लगातार हमले हो रहे हैं और यूक्रेनी शहरों में तबाही का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस के हमले में डेनमार्क से यूक्रेन में ट्रेनिंग देने आए एक पायलट की मौत हो गई। राजधानी कीव में रूस के हमलों से तबाही मची है। क्रीवी री और कीव के अलावा रूस ने यूक्रेन के 12 प्रांतों को टारगेट किया। यूक्रेन में एयर डिफेंस की कमी होने की वजह से रूस ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। रूस की 2 स्कंदर मिसाइलों से भी तबाही मची है। लगातार तीसरे दिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार। रूस में हुए एक एक धमाकों के बदले कई धमाके। आग और तबाही के साए में लगातार 3 दिनों से यूक्रेन दहशत में है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। 16 और 17 जनवरी के प्रहार के बाद लगातार तीसरी बार यूक्रेन पर रूस का भारी प्रहार हुआ है। 18 जनवरी की सुबह होने से पहले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत हो गई। यूक्रेन पूरी रात धमाकों से दहशत में रहा और सुबह होने पर भी हमलों का सिलसिला नहीं थमा। रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमलों का सिलसिला शुरू हुआ और यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में खतरे का सायरन बजता रहा। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक कीव के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराया गया। यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में कुल 24 ड्रोन गिराए गए। मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस के हमले में नेटो देशों के एक पायलट की भी मौत हुई है। डेनमार्क के पायलट यूक्रेनी वायुसेना को F-16 की ट्रेनिंग दे रहे थे। क्रीवी री में मिसाइल हमले के दौरान डेनमार्क के पायलट की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीवी री में एक यूनिवर्सिटी को सेना का बैरक बना दिया गया था। रूस ने शनिवार को यूनिवर्सिटी की इमारत पर स्कंदर मिसाइल से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी की इमारत में सैन्य ठिकाना होने की जानकारी रूस को मिली थी, जिसके बाद सटीक प्रहार के लिए रूस ने फिर स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमले में डेनमार्क के पायलट की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक जख्मी हो गए। रूस की सेना ने बेलगोरोद में हमले का बदला लिया। यूक्रेन के सैन्य कारखानों को निशाना बनाया गया। अटैक एमएस से हमले का प्रतिशोध डोनेस्क में लिया गया। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में भी इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के बड़े कारखाने थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमलों में ज़ेपोरिज़िया की कई फैक्ट्रियां मलबे में तब्दील हो गई। कई कारखानों में भयंकर आग लग गई। पिछले 3 दिनों से यूक्रेन पर हमलों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई मेट्रो स्टेशन बंद हैं। यूक्रेन की कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। कई कारखाने आग में भस्म हो गए। यूक्रेन में बिजली सप्लाई स्टेशन जल गए। राजधानी कीव में पानी की पाइपलाइन फट गई।
यूक्रेन में इतनी बड़ी तबाही की वजह है राजधानी कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग 12 प्रांतों में प्रहार। रिपोर्ट के मुताबिक कीव के अलावा पोल्टावा, सुमी, खार्किव, चेरकासी, चेर्निहिव, खमेलनित्स्की, ज़ाइटोमोर, किरोवोहार्द, निप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन और डोनेस्क में रूस ने हमला किया। डोनेस्क में रूसी सेना का विजय अभियान जारी है। एक एक कर रूस की सेना डोनेस्क के इलाकों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। डोनेस्क में यूक्रेनी मोर्चा सैनिकों और हथियारों की कमी की वजह से बेहद कमजोर साबित हो रहा है। यूक्रेन के पास सिर्फ ड्रोन की शक्ति है, लेकिन जमीनी लड़ाई में रूसी सेना लगातार हावी है। और लगातार 3 दिनों से यूक्रेन में हमलों का सिलसिला जारी है। राजधानी कीव का टारगेट करके रूस ने 4 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिर्फ 2 मिसाइलों को गिरा सके, इसलिए कीव में धमाके हुए और तबाही मची। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में हमला करके बड़े टारगेट नष्ट कर दिए। इन हमलों में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में कई कारखाने भस्म हो गए और हमले में यूक्रेन के हथियार गोदाम भी नष्ट हो गए। कीव में शॉपिंग सेंटर को भी निशाना बनाया गया। डोनेस्क में रूस का विजय अभियान जारी है। रूस ने फिर 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। भीषण लड़ाई के बाद यूक्रेन को डोनेस्क में पेट्रो पावलिवका और वर्मिका का इलाका गंवाना। रूस की बौखलाहट और इस हमले की सबसे बड़ी वजह रूस पर लगातार यूक्रेन के हमले हैं। पुतिन बदले के लिए बेचैन हैं और उम्मीद की जा रही थी कि रूस बड़े और घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिलहाल इस्कंदर मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते में रूस के 10 बड़े ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। तुला, कलुआ और एंगल्स के ऑयल डिपो नष्ट हो गए। 2024 में रूस के तेल ठिकानों पर 80 हमले हो चुके हैं। तेल और गैस ठिकानों को नष्ट करके यूक्रेन रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, ताकि रूस युद्ध का भारी भरकम खर्च उठा ना सके। यूक्रेन फिलहाल जंग के मैदान में रूसी सेना को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए ऑयल रिफाइनरी और तेल डिपो यूक्रेन के टारगेट पर है। यूक्रेन के ड्रोन 1200 किलोमीटर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। यूक्रेन तातारस्तान के कजान में 2 बार हमले कर चुका है। रूस के एयर डिफेंस अब ड्रोन के आगे नाकाम साबित हो रहे हैं। डोनेस्क की तरह कुर्स्क में भी यूक्रेनी फौज अब कमजोर साबित हो रही है। रूस की वायुसेना कुर्स्क में लगातार हमले कर रही है। शनिवार को रूसी Su-34 एयरक्राफ्ट से बमबारी हुई। यूक्रेनी सेना के कई वाहनों को नष्ट कर दिया गया। रूसी विमान से ग्लाइड बम गिराए गए। हालांकि 20 जनवरी और ट्रंप के शपथ के लिए रूसी सेना को जितने टारगेट दिए गए थे, उस मिशन को रूसी सेना पूरा नहीं कर सकी और यूक्रेन खुद को बचाए रखने में अब तक कामयाब रहा है। कुर्स्क में भी यूक्रेनी सेना डटी हुई है और संपूर्ण डोनेस्क पर रूसी सेना का कब्जा नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स का हमला, यूक्रेनी फोर्स का ड्रोन से हमले में रूस के 3 सैन्य वाहन तबाह हो गए।
यूक्रेन रूस की जंग का भविष्य अब से कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण से शांति स्थापना की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन यह उम्मीद बरकरार रहेगी या नहीं, इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इस उम्मीद को धराशायी करने वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका ट्रंप के प्रतिद्वंदी और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। उन्होंने यूरोप में ऐसे घातक हथियारों की तैनाती की है जो इस मुहाने पर शांति स्थापना के रास्ते बंद कर रहे हैं। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, देखिए इस रिपोर्ट। पुतिन का गुस्सा भड़का, ट्रंप के रुख पर विनाश टिका। यूरोप में विध्वंस का सामान, न्यूक्लियर युद्ध का ऐलान। दुनिया को जंग की आग में जलाने वाला शक्तिशाली केंद्र परिवर्तन के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम की कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश हो रही है, और इस कोशिश में मुख्य भूमिका निभाने वाले किरदार हैं जो बाइडेन, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन से पहले यूक्रेन रूस की जंग को भड़काने का पूरा प्रबंध कर दिया। उनके एक कदम ने पुतिन का गुस्सा इस कदर बढ़ा दिया कि वो न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी में जुट गए, और इसकी वजह है यूरोप में तैनात किए गए हथियार। ऐसे हथियार जो रूस के लिए न्यूक्लियर चेतावनी जारी करते हैं, महाविनाश की रणभेरी बजाते हैं। इन हथियारों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यूरोप में घातक हथियारों की तैनाती का समीकरण समझ लीजिए। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की वजह से नेटो देशों में अस्थिरता का माहौल है। युद्ध विराम के लिए अनुकूल माहौल नेटो की घटती ताकत का प्रतीक बन गया है। अमेरिका की नई सरकार नेटो से दूरी बना सकती है। नेटो को युद्ध में जीत के लिए बिना अमेरिका के जंग लड़नी होगी। इस स्थिति में नेटो में सबसे ज्यादा ताकतवर देश ब्रिटेन रह जाएगा। इसलिए बाइडेन सत्ता परिवर्तन से पहले ही यूरोप की ताकत बढ़ा रहे हैं, और इस क्षमता को बढ़ाने की रेस में घातक हथियार यूरोप भेज चुके हैं। लेकिन यूरोप में हथियारों की तैनाती का मतलब है पुतिन के गुस्से को हवा देना, इतनी हवा देना कि युद्ध विराम का रास्ता ही बंद हो जाए। अब अगर बाइडेन के कदम से नेटो रूसी क्षेत्र में दखल देता है तो इसका सीधा मतलब है न्यूक्लियर वॉर। क्योंकि नेटो को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए अपने मित्र देशों से चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन पुतिन को चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें सिर्फ आदेश देने होंगे। कुछ देर पहले कुर्स्क में यूक्रेन का हमला उत्तर कोरिया के सैनिकों को टारगेट किया। यूक्रेन हमले में किम के 12 सैनिक मारे गए। मॉस्को से बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी गठबंधन नाटो के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का ऑपरेशन नाटो ट्रंप शासन शुरू होने के बाद लॉन्च हो सकता है। रूसी गठबंधन ये हमला कब, कहां और किस देश पर करेगा, इसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट सामने आने के बाद लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक टेंशन हाई है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन ईरान को परमाणु संपन्न बनाने के बाद नाटो के वर्चस्व पर आक्रमण करेंगे? ट्रंप शासन में नेटो वर्चस्व पर बड़ा प्रहार होने का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप शासन में नेटो का मुकाबला महायुद्ध से होगा। पुतिन ने अमेरिका और नेटो की बादशाहत को खत्म करने के लिए बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है।
पुतिन ने नेटो के खिलाफ बड़ा और मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया है। पुतिन के गठबंधन में अमेरिका और नेटो के 4 सबसे बड़े शत्रु शामिल हैं। ये हैं रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। इन 4 देशों में 3 देश परमाणु संपन्न हैं। माना जा रहा है कि ईरान भी जल्द ही परमाणु हथियार तैयार कर लेगा। ईरान के एटमी संपन्न होने के साथ ही अमेरिका और नेटो के वर्चस्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। ईरान को परमाणु संपन्न बनाने के लिए रूस ने ईरान से बड़ा करार किया है। यह समझौता तब हुआ जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। मॉस्को में पज़ेश्कियान और पुतिन के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों में बड़ा सैन्य समझौता हो गया। इस समझौते के तहत रूस परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ईरान की मदद करेगा। रूस ईरान की अमेरिका और नेटो से रक्षा करेगा। रूस से सैन्य समझौता हुआ, ईरान को रूस का सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ तो ईरानी राष्ट्रपति के हौसले बुलंद हो गए। ईरान के राष्ट्रपति ने नेटो को धमकी देते हुए कहा कि पश्चिमी देश ईरान को आंख दिखाने की जरूरत न करें। अमेरिका और नेटो के प्रतिबंधों की वजह से ईरान में गैस का संकट है। ये तब है जब ईरान के पास रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस रिजर्व है। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से ईरान इस रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब रूस ने ईरान में गैस की किल्लत दूर करने का फैसला लिया है। रूस अजरबैजान के रास्ते ईरान को गैस की सप्लाई करेगा। रूस के आशीर्वाद के बाद ईरान ने नेटो के खिलाफ जंग की तैयारी तेज कर दी है। रूस से सैन्य समझौते के साथ ही ईरान ने अपने अंडरग्राउंड नेवल बेस से पर्दा उठा दिया। ईरान ने इस बेस को जमीन के 500 मीटर नीचे बनाया है। ये नेटो के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का दावा है कि इस अंडरग्राउंड नेवल बेस को अमेरिका बंकर बस्टर बम से भी तबाह नहीं कर पाएगा। नेवल बेस पर खतरनाक मिसाइलों से लैस ईरान के दर्जनों युद्धपोत तैनात हैं। ये वॉरशिप न सिर्फ तैनात हैं बल्कि वॉर रेडी मोड में हैं। इसी के साथ ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने में जुटा है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ईरान रूस की मदद से परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। परमाणु मिसाइल बनाने का काम अंडरग्राउंड बंकर और जमीन में सैकड़ों फीट नीचे मौजूद सिटी में हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने 7 जगहों पर अंडरग्राउंड सिटी बना रखे हैं। ये अंडरग्राउंड सिटी जमीन में 1700 फीट नीचे है। इसी पाताल लोक में परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। यहीं पर ईरान ने अपनी घातक मिसाइलें छिपा रखी हैं। ईरान में जो 7 अंडरग्राउंड सिटी हैं, वो कहां हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इसकी प्रमाणिक जानकारी ईरान के अलावा किसी को नहीं है। लेकिन जमीन के ऊपर ईरान के 7 ऐसे एटमी सेंटर हैं जिनकी जानकारी दुनिया को है। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, नतांज एनरिचमेंट प्लांट, रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जाग्रोस न्यूक्लियर हब, फोर्दो एनरिचमेंट प्लांट, वोनाप एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यही ईरान का परमाणु साम्राज्य है। इन्हीं 7 जगहों पर यूरेनियम संवर्धन हो रहा है। यहीं पर रिसर्च हो रही है और अंडरग्राउंड सिटीज में उस रिसर्च पर काम हो रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वो 5 परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत ही सीक्रेट तरीके से आगे बढ़ा रहा है। उसे रूस की मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि ईरान परमाणु परीक्षण करने के बहुत करीब पहुंच चुका है।
वो जल्द ही एटमी मिसाइल तैयार कर सकता है। ईरान का ये कदम पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ईरान के परमाणु संपन्न होते ही अरब का समीकरण 180 डिग्री बदल जाएगा। अमेरिका और इजराइल ईरान पर सीधा हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुतिन का असली प्लान ये नहीं है। उनका लक्ष्य है ईरान को एटमी हथियार से लैस करने के साथ ही अमेरिका और नेटो के खिलाफ जंग छेड़ना। यही वजह है कि रूस अपने हर साथी देश को सैन्य रूप से ताकतवर बना रहा है, ताकि इस बार के महायुद्ध में अमेरिका और नेटो का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में आज से सीजफायर का ऐलान होना था, लेकिन सुबह तय सीमा पर युद्ध विराम लागू नहीं हो सका। इजरायल ने बौखलाहट में गाजा पर हमलों की शुरुआत कर दी, लेकिन तबाही के बीच आखिरकार 11:15 से युद्ध विराम शुरू हुआ। अब गाजा के लोग अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के सैकड़ों लड़ाके सड़कों पर नजर आने लगे हैं। इजरायली सेना के हमले रुकते ही हमास के लड़ाके वर्दी में जगह जगह तैनात कर दिए गए। आखिर गाजा के आम लोगों को जिस दिन का इंतजार था वो आ ही गया। थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन गाजा में आखिरकार सीजफायर लागू हो गया है। सीजफायर की शर्तों के मुताबिक अब गाजा में ऐसे बड़े धमाके नहीं होंगे। गाजा की इमारतों पर इस तरह का बम प्रहार रुक जाएगा। गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी भी होगी, लेकिन सीजफायर के ऐलान के ठीक पहले भी गाजा में जबरदस्त हमले हुए। हमास को रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट सौंपनी थी। हमास रिहा होने वाली महिला बंधकों की लिस्ट नहीं दे सका। कुछ घंटों की देरी के बाद इजरायल को हमास से लिस्ट मिल गई। 42 दिनों के युद्ध विराम के दौरान हमास 33 बंधकों को सौंपेगा। रविवार को 3 बंधकों की रिहाई से यह सिलसिला शुरू होगा। वहीं इजरायल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें से कुछ को निर्वासित किया जाएगा। सीजफायर के ऐलान के बाद उत्तरी गाजा छोड़कर गए लोग अपने घर की तरफ लौटने लगे हैं। हालांकि उत्तरी गाजा अब पूरी तरह से खंडहर नजर आ रहा है। नॉर्थ गाजा को छोड़कर शिविरों में गए लोग सीजफायर का ऐलान होते ही वापस लौटने लगे हैं। उत्तरी गाजा में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। हालांकि एक तस्वीर यह भी जो इजरायल का गुस्सा भड़का सकता है। अल नुसरत इलाके में हमास के अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके सड़कों पर उतर आए और गाड़ियों से गश्त लगानी शुरू कर दी। हमास की लिस्ट के मुताबिक रविवार को इजरायल के ये 2 बंधक अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे। हमास को कुल 3 महिलाओं को रिहा करना है। गाजा में नासिर अस्पताल में फिलिस्तीनियों ने राष्ट्रगान गाकर सीजफायर का सेलिब्रेशन शुरू किया और गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी। तीन बंधकों के बदले इजरायल की जेल से 90 फिलिस्तीनी महिला कैदियों को रिहा किया जा रहा है। हमास के लड़ाके सड़कों पर निकलकर सीजफायर की खुशियां मनाते नजर आए। इजरायली सेना ने गाजा को खाली करना भी शुरू कर दिया है। सीमा पर इजरायली सेना का काफिला नजर आया, वहीं बॉर्डर के गेट भी खोले गए। इजरायल ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:15 पर प्रभावी हो गया है। स्थानीय समय अनुसार युद्ध विराम को सुबह 8:30 पर प्रभावी होना था, लेकिन हमास की ओर से बंधकों की सूची जारी नहीं किए जाने के कारण इसमें लगभग 3 घंटे की देरी हुई।
इजरायल ने सीज फायर लागू होने से ठीक पहले तक गाजा में हमले किए। गाजा में इजरायली विमानों ने सुबह से ही बमबारी की शुरुआत कर दी थी। गाजा के कई इलाकों में ड्रोन हमले किए गए। धमाकों से गाजा के लोग निराश थे कि शायद सीज फायर की एक और कोशिश नाकाम होगी और युद्ध रोकने की उम्मीदें टूटने लगी थी। इजरायली विमानों से बमबारी की वजह से गाजा में कई बड़े धमाके हुए और कई लोगों की मौत भी हुई। सीज फायर में हो रही देरी के बीच गाजा में लोग जख्मी होते रहे और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि इजरायल के दावे अब सच साबित हो रहे हैं। सीज फायर ऐलान के बाद हमास के लड़ाके अचानक सड़कों पर आ गए। हमास के लड़ाके वर्दी में हैं और सड़कों पर तैनात किए गए हैं। हमास ने कुछ ही मिनटों में गाजा के लोगों को दिखा दिया कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है और गाजा में पहले की तरह ही हमास का शासन चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।